Yeah, good morning, guys. So we'll see what all topics we are going to cover today in our class 7. देखो हमें आज आर्क पार्सर के बारे में पढ़ना है ना। मैंने आपको बताया था हमने इससे पहले पी एक्सपेक्ट एक लाइब्रेरी पढ़ी थी, राइट। उसको इंपोर्ट किया था, उसके थ्रू हम आगे गए थे किस तरीके से कैसे उसको यूज करना है। आज हमारा नया टॉपिक जो मेन होगा वो इनपुट आउटपुट होगा, लेकिन इनपुट आउटपुट में एक आर्क पार्सर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसको मैक्सिमम डेवलपर यूज करते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो भी आप अपनी स्क्रिप्ट में देते हो उन सबको कैप्चर करने के लिए और एक प्रॉपर यूजेज दिखाने के लिए आपकी स्क्रिप्ट का। तो आज हम देखेंगे कि वो किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, एक एक करके हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और फिर आर्क पार्सर के बारे में भी देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन आर्क पार्सर ही लेंगे, है ना, आज की क्लास में। देन लास्ट में हम कुछ हाफ एन आवर के अंदर इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके। अगर गूगल पर जाकर के आप आर्क पार्सर पाइथन डॉक्स अगर सर्च करोगे तो आपको सबसे पहली लिंक दिखेगी ये पाइथन डॉक्स डॉट पाइथन डॉट ओ आर जी की। क्लिक करोगे ये पेज दिखेगा, इसी पेज को हमको आज फॉलो करना है। फाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हमने कल क्या क्या किया था। टपल्स के बारे में पढ़ा था, सेट के बारे में पढ़ा था। ओके, इवन डिक्शनरी भी देखी थी। आज हम क्लास अपनी नई स्टार्ट करने वाले हैं। सो mkdir क्लास अंडरस्कोर 8 mkdir से नया फोल्डर बनाते हैं, cd से उस फोल्डर के अंदर जाते हैं। ओके, एंड उसके बाद देख रहे हैं हम ls करके। अभी कोई नई फाइल नहीं है हमारी क्योंकि अभी हम फाइल बनाएंगे इस तरीके से। ओके, आर्क पार्सर इम्प्लीमेंटेशन डॉट py ये पाइथन की फाइल हम बनाने वाले हैं इसमें। तो विम स्पेस फाइल का नेम एंड इंटर। डेफ मेन फंक्शन लिख करके देन उसके बाद हमने कमेंट लिखना है उस मेन फंक्शन में। देखो ये करती क्या है ये लाइब्रेरी। ये करती है पार्सर ऑफ 4 कमांड लाइन ऑप्शंस। जितने भी आपके कमांड लाइन ऑप्शन हैं उनको पास करने का काम करती है। किस तरीके के कमांड लाइन ऑप्शंस हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर में। इवन जो उनके आर्गुमेंट्स होते हैं उनको और सब कमांड्स होते हैं उन सबको पार्सिंग करने के लिए हमारी ये लाइब्रेरी काम आती है। एग्जैक्टली लाइब्रेरीज होती क्या है सबसे पहले आपको ये समझना है। तो देखो यहाँ पे इसने ना सोर्स कोड दे रखा है यहाँ पे लिव आर पार्सर डॉट पी वाई। अगर आप इस सोर्स कोड को ओपन करते हो तो आपको पता लगेगा कि पाइथन में बहुत सारी डॉट पी वाई फाइल खुद पाइथन ने लिख रखी है और ऐसे ही एक आर पार्सर डॉट पी वाई फाइल भी इसने खुद लिख रखी है। तो हमारी सहूलियत के लिए जैसे कि हम कहें कि चीजों को ज्यादा खुद खुद से इम्प्लीमेंट ना कर सके इसलिए पाइथन क्या है बहुत सारी ऐसी जेनरिक चीजों को खुद से इम्प्लीमेंट करके देता है। उनमें से एक कमांड लाइन पार्सिंग लाइब्रेरी भी है जो कि उसने खुद से इम्प्लीमेंट करके दे रखी है। तो आप अगर इस कोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पाइथन का खुद का कोड है और वो इस कोड को इम्प्लीमेंट करके दिया हुआ है हम लोगों के लिए, जिससे कि हम इस कोड के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट्स को आर्गुमेंट पार्सिंग की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें।
तो इस कोड पर चलेंगे बाद में, आप लोगों की मैंने सहूलियत के लिए दिखाया है, एक बार हो सके तो आप भी इस कोड को देख सकते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हो कि कौन से फंक्शन में किस तरीके से क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो बिफोर गोइंग टू दैट हम इस पे चलते हैं। देखिए इसने क्या बोला है कि आर पार्सर जो मॉड्यूल होता है वो राइट यूजर फ्रेंडली कमांड लाइन इंटरफेसेस है ना। यूजर फ्रेंडली कमांड लाइन इंटरफेस राइट करने के लिए इजी मेथड है हमारे पास। Program define that arguments is required and the R parser will figure out how to pass those out of sys.argv। ओके तो आपको मैं बताऊं, लेट से अगर हमारा एक रिक्वायरमेंट है, राइट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड देन विल ओके। सो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? लेट से यूजर की रिक्वायरमेंट है कि राइट ए स्क्रिप्ट which take 5 arguments as input। Okay, and input will be command line R। Okay, second thing, there should be, okay, out of 5 arguments, 3 will be must arguments and 2 will be optional arguments। All 3 must arguments should be positional argument and other 2 will be simple optional arguments। ओके, अब ये इसका सिंपली इस तरीके से आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट है ना, किसी भी कोड को लिखने के लिए। तो आप देखो जस्ट एक 5 आर्गुमेंट पास करने के लिए भी इसने 3 रिक्वायरमेंट हमारे पास दे दी कि 5 तो आपको आर्गुमेंट लेने हैं, उनको भी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के तौर पर लेना है। कमांड लाइन आर्गुमेंट के तौर का मतलब है कि जब आप यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट रन करोगे अपनी, तो यहीं पर आपको ABC PQR इस तरीके से जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं ना, जो स्क्रिप्ट को रन करने से पहले ही दे दिए जाते हैं, ये सारे के सारे आर्गुमेंट हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं ना। उन 5 आर्गुमेंट्स में से 3 आर्गुमेंट तो मस्ट आर्गुमेंट है और 2 आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट। ठीक है कि नहीं? इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, आउट ऑफ ऑल 3 मस्ट आर्गुमेंट शुड बी पोजिशनल आर्गुमेंट। ये भी इसने क्लियर कर दिया है कि ये जो 3 आर्गुमेंट है वो पोजिशनल आर्गुमेंट है, एंड आउट ऑफ 3 1 argument is fixed set of types। ठीक है कि नहीं? तो ओके, अब उसने इसका एक फॉर्मेट दे दिया हमारे लिए कि पाइथन xyz.py first argument, let's say I am taking the IP address। okay, let's say this project is related to some networking company and they are taking that we are going to give the IP address as the first argument। okay, the second argument they are giving the user ID। okay, third argument they are giving the user type। okay, and let's say fourth argument will be our optional argument where they are giving the path, and that it should be like this। and fifth argument will be again a optional argument where they are telling that you should enable the give the facility of verbose mode। so this should be your
script initially when you gonna run it, how you are writing it and how the usage will be for it, and how we are taking all these argument as a input in our script, that exactly we are going to do via arc parser. तो आर्क पार्सर करता क्या है कि आपको सबसे पहले आर्क पार्सर क्लास को इनिशिएट करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ये उसका एक मेन फंक्शन है आर्गुमेंट पार्सर। आर्गुमेंट पार्सर को कॉल करना है, ओके। क्योंकि आर्क पार्सर एक लाइब्रेरी है, तो ऑब्वियसली किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने से पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, ओके। तो हम भी अपने इसी स्क्रिप्ट में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं आज। देखिए, जो ये रिक्वायरमेंट है, ये अभी अभी हमने नई रिक्वायरमेंट लिखी है, ये पहले से कोई डिफाइंड नहीं है, और इसी रिक्वायरमेंट को हम आर्क पार्सर के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आर्क पार्सर को सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया। फंक्शन को एक बार देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट लेता है। तो देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन है, इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट, इस फंक्शन, इस क्लास के बारे में इन्होंने बता रखा, आर पार्सर डॉट आर्गुमेंट पार्सर क्लास के बारे में। ये सबसे पहले लेता है प्रॉग। प्रॉग मतलब क्या है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम। फिर लिखता है यूजर, क्या यूजेज होंगे इस प्रोग्राम के, ठीक है कि नहीं। फिर लेता है डिस्क्रिप्शन, एपिलॉग, पेरेंट्स, फॉर्मेटर क्लास, और ये सारी की सारी चीजें वो एक एक करके आर्गुमेंट लेता है। आप इन आर्गुमेंट को यहाँ पर आप देख रहे हो, तो सारे के सारे आर्गुमेंट किस तरीके के आर्गुमेंट, क्या है, कोई पोजिशनल आर्गुमेंट है यहाँ पर? नहीं, सारे के सारे आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। आप देखिए, इक्वल टू के साथ दे रखे हैं हर एक आर्गुमेंट को, ठीक है कि नहीं। तो हम भी सेम इसी हिसाब से यूज करने वाले हैं अपने आर्क पार्सर को, ओके। सो हमने भी क्या किया, यहाँ पर गए हम, और हमने यहाँ पे लिखा पार्सर इक्वल टू आर्क पार्स dot argument parser. Okay. So first of all, we are going to write the program. हमारे प्रोग्राम का नेम क्या है? Okay. Second argument will be description. So we are going to write the description here now. Our description will be okay, and the third argument will be epilogue. Epilogue will always print in the bottom of the file, bottom of the help string when it will come. So I'll show you that how the help string will look like, everything, है ना। तो कैसे हेल्प स्ट्रिंग दिखेगी इसके बारे में भी हमको पता लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एपिलॉग इस तरीके से है, ओके। अब इसके बाद क्या है, ये कह रहा है हमारी रिक्वायरमेंट है 3 आर्गुमेंट लेने की, तो कैसे इसमें आर्गुमेंट ऐड करते हैं। तो अपन चलते हैं, इसने कहा कि आर पार्सर क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो उस ऑब्जेक्ट पर आपके लिए ऐड आर्गुमेंट करके एपीआई है, जिस एपीआई को आप यूज करोगे, है ना। तो अगर पोजिशनल आर्गुमेंट आपको लेना है, तो आपको क्या है, ऐड आर्गुमेंट का यूज करना है। और ऑप्शनल आर्गुमेंट के तौर पे अगर कोई वैल्यू लेनी है, तो आपको कुछ इस तरीके से ऐड आर्गुमेंट में ऑप्शन भेजने हैं। और ऑन ऑफ फ्लैग के रूप में आपको अगर लेना है, जैसे वर्बोस आपका ऑन ऑफ फ्लैग है, तो उस तरीके, फिर उस केस में आपको आर्गुमेंट कुछ इस तरीके से पास करने होंगे, ओके। तो हम भी कुछ इस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड आर्गुमेंट, ओके। और यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी एड्रेस नाउ,
वी आर गोइंग टू राइट समथिंग मोर। अभी हम चलते हैं इस लाइब्रेरी, इस एपीआई के डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन में इसमें क्या क्या है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द मेथड। ये क्या करता है, नेम और फ्लैग फाइंड दैट ओके। इसके अलावा ये बहुत सारे ऑप्शन देता है, अपन एक एक करके ऑप्शन देखने वाले हैं इसमें। पहला बताता है टाइप, एक ऑप्शन है इसका टाइप। टाइप ऑप्शन क्या कहता है कि द टाइप टू विच द कमांड लाइन आर्गुमेंट शुड बी कन्वर्टेड। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट जब आप ले रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली किस टाइप में कन्वर्ट हो जाए ये बताना है। क्योंकि आईपी एड्रेस है तो हम ऑब्वियसली आईपी एड्रेस को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेने वाले हैं, तो आपने टाइप को बता दिया ओके। दूसरा बताता है चॉइसेस। चॉइसेस क्या करता है कि अगर कोई सीक्वेंस अलाउेबल है इस वैल्यू के लिए तो उस आर्गुमेंट के लिए आपको चॉइस का यूज करना है ओके। हमारे यहाँ पे एक आर्गुमेंट इस तरीके का है, आउट ऑफ थ्री वन आर्गुमेंट इज फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज राइट। तो उस केस में हम चॉइसेस का यूज करेंगे जो कि यूजर टाइप है आर्गुमेंट। तो अभी हमको चॉइसेस की इसमें जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड बताता है वेदर और नॉट द कमांड लाइन ऑप्शन मे बी ओमिटेड। पोजिशनल वो ऑप्शनल ओनली आर्गुमेंट्स के लिए हम रिक्वायर्ड का यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये मेटावेयर बताता है ए नेम फॉर द आर्गुमेंट इन यूजर्स मैसेज। अगर आपको यूजर्स का एक मैसेज दिखाना है, हेल्प स्ट्रिंग का जो आपको दिखाना है मैसेज, वहां पर इस आर्गुमेंट का क्या नेम दिखाना है, इस ये आप कैसे यूज किससे बताओगे, मेटावेयर से बताओगे। तो अपन मेटावेयर का यूज कर लेते हैं। इनिशियली आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन बाद में इसका पता लगेगा आपको कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, है ना। ओके। डिफॉल्ट वैल्यू आपको जब भी देनी है जब ऑप्शनल आर्गुमेंट हो, ठीक है कि नहीं। और एक्शन हमें इस पे अभी कोई लेना नहीं है ओके। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द आर्गुमेंट डज ओके। हेल्प इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सो वी गोना राइट द हेल्प आल्सो हियर। ओके, पहला आर्गुमेंट हमारा ऐड हो गया है, दूसरा आर्गुमेंट भी हम इस तरीके से ऐड करते हैं। क्या है दूसरा आर्गुमेंट, यूजर आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं यूजर आईडी। ये उसका हमने नेम लिख दिया आर्गुमेंट का, लेकिन आर्गुमेंट के नेम के अलावा जो हमको यहाँ शो कराना है वो इस तरीके से शो कराना है राइट। तो इसके लिए हम पहले इसकी टाइप लिखते हैं, टाइप भी इसका भी स्ट्रिंग ही होगा। फिर हम लिखते हैं इसका मेटावेयर। मेटावेयर हमारा क्या है, वेरिएबल का मेटा डेटा जो कि इस तरीके से दिखना चाहिए, यूजर आईडी ओके। और लास्ट में हम लिखने वाले हैं इसकी हेल्प। हेल्प हमको सिंपली ये लिखना है, मशीन यूजर आईडी specify the device user ID okay। and third argument is our user type। टाइप इसका भी str ही है ओके। मेटावेयर हम इसका लिखने वाले हैं क्या, तो यहाँ लिखा हुआ है वही ओके ओके। दिस आर्गुमेंट हैव अनदर रिक्वायरमेंट कि फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज को ही चूज करता है ना। तो इसके लिए हमने देखा था कि चॉइसेस करके इस तरीके से इसमें
एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। कैसे हम चॉइस को यूज करते हैं, तो देखो चॉइस को यूज करने का इसने तरीका बता रखा है कि चॉइस के अंदर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अपन भी इस तरीके से डाल देते हैं। choices equal to whether it's admin or it's a customer or it's a employee or it's a some I think more than enough, 3 choices more than enough है। और फिर हमको क्या लिखनी है, हमको हेल्प लिखनी है। तीन आर्गुमेंट हो गए। इसने बोला 3 आर्गुमेंट आपको कैसे लिखने हैं, पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स लिखने हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट 3। तो हमने 3 मस्ट आर्गुमेंट पोजीशन आर्गुमेंट्स लिख लिए हैं। अभी इसके बाद इसने क्या बोला है कि 2 आपको सिंपल ऑप्शनल आर्गुमेंट लिखने हैं और वो इस तरीके से हैं, पाथ और वर्बोस। तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है स्टार्टिंग में कि जब आपको कोई नॉर्मल को ऑप्शनल आर्गुमेंट लिखना है तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है, -c या इस तरीके से आप ऑप्शन दे करके उस आर्गुमेंट को लिख सकते हो। और वर्बोस जैसे आर्गुमेंट जहाँ पे ओनली बाइनरी फ्लैग आपको लेना है इनपुट, तो उसके लिए आप इस तरीके से आर्गुमेंट लिख सकते हो। ओके, सो विल राइट दैट आल्सो। यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दिया -t, टाइप हमने फिर से str ही दिया। ओके, और मैंने आपको यहाँ नीचे बताया है कि ये रिक्वायर्ड फ्लैग आपको डालना होता है ऑप्शनल ओनली आर्गुमेंट के केस में, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से रिक्वायर्ड फ्लैग डालना पड़ता है, वो अपन देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वल टू ऐसे है ना, तो अपन भी इस तरीके से डाल देते हैं इसको, रिक्वायर्ड इक्वल टू 2। फिर इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू भी हम पेज इनके लिए रख देते हैं। पाथ है तो लेट्स से डिफॉल्ट वैल्यू डॉट, ओके, एंड फाइन। अदर देन दैट हेल्प हम लिख देते हैं, specify the path of work. Okay, and in the last we are going to write a on off flag. Okay, so this is our on off flag। verbose सेम थिंग अवेलेबल है कोड में, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी खुद से लिख सकते हो इसको। डॉट आर्गुमेंट पार्सर -b ऑप्शन दिया है हमने, और हाइफन वर्बोस इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, और एक्शन आपको क्या है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हमने ये सारी की सारी चीजें लिख दी है ना। और आप यहाँ पर फाइन एक्शन, इसने ये स्टोर ट्रू लिखा है, एंड हेल्प स्ट्रिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। अब ये क्या कहता है हमसे कि सारे के सारे आर्गुमेंट्स को ऐड करके अगर उन सारे के सारे आर्गुमेंट्स को आपको शो कराना है तो उसके लिए पार्सर में एक एपीआई है पार्स आर्क्स, तो उस एपीआई को आपको कॉल करना होगा। तो विल कॉल दैट एपीआई। हमें भी सारे आर्गुमेंट चाहिए, पार्सर डॉट
पार्स अंडरस्कोर आर्क्स, इस तरीके से, है ना। ओके, और अब हम प्रिंट करा देते हैं कि ये आर्क होता क्या है और किस तरीके से इसको यूज करना है। ओके, अभी अपन आते हैं मेन फंक्शन को, यहाँ से अपन कॉल कर रहे हैं। ओके फाइन, सेव कर दिया हमने WQ के साथ, पाइथन को उठाया और पाइथन को उठा करके सबसे पहले हमने पाइथन को उठा करके इसको डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश की। देखिए, पहले जब आप इसको रन करते और अगर आर्क पार्सर नहीं होता तो ये यूजेज आपको नहीं दिखता यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये आर्क पार्सर एपीआई वो लाइब्रेरी हमने इसमें इंप्लीमेंट कर रखी है, इंपोर्ट करके उसको इंप्लीमेंट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली जब कभी भी आप इसको सही तरीके से रन नहीं करोगे, जिस तरीके से ये फंक्शन है, तो आपको सिंपली वो यूजेस दिखा देगा कि आपको इसको कैसे रन करना है। आर्क पार्सर डॉट py, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो हाइफन हेल्प दबा करके आप वो हेल्प पूरी देख सकते हो। हाइफन हाइफन पी इस तरीके से देना है, बी इस तरीके से देना है वर्बोस मोड के लिए, और आपको ये 3 आर्गुमेंट आपको लाने हैं। ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में आईपी एड्रेस, यूजर आईडी, यूजर टाइप, ये 3 तो रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हमने कहा था हाइफन हाइफन पी रिक्वायरमेंट हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हमको कोड में भी सही करना है। इसको सही करने से पहले एक बार ये हाइफन एच कोड देख लेते हैं, हाइफन एच करता क्या है। तो देखिए, जैसे ही हमने हाइफन एच दिया वो हमको सारा पहले यूजेस दिखाएगा। यूजेस दिखाने के लिए हमको, यूजेस दिखाने के बाद हमको ये बता रहा है वो कि जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था अपने आर्गुमेंट पार्सर एपीआई जब हम इनिशिएट कर रहे थे उस मोमेंट पर, दिस प्रोग्राम विल एक्सप्लेन हाउ टू यूज आर्क पार्सर लाइब्रेरी। और पोजिशनल आर्गुमेंट इसने 3 बता दिए, ऑप्शनल आर्गुमेंट इसने 2 बता दिए, वर्बोस और P specify the path of the work, specify the verbose mode, और hyphen hyphen help will specify the help। टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द हेल्प ये हमने एपीलॉग में लिखा था, अगर आपको याद हो तो एपीलॉग एट्रीब्यूट के अंदर वो टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है कि नहीं। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज और करते हैं, हमको रिक्वायर्ड ट्रू हमने यहाँ लिख रखा है, इसको करना है रिक्वायर्ड फॉल्स। ओके, now again we are going to write hyphen h, और बिना हाइफन एच के अगर आप इसको देखोगे तो देखिए यहाँ पर ओनली 3 आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आईपी एड्रेस, यूजर आईडी एंड यूजर टाइप, और हाइफन एच, हाइफन पी, हाइफन बी वर्बोस मोड के लिए, और इस तरीके से ये आ रहा है, इसके यूजेस है ना। लेट्स से हम इसको यूजर आईडी लेट्स से मैंने इसके लिए दे दी ABC, यूजर टाइप। ओके, यूजर टाइप आपको याद होगा एडमिन, एम्प्लॉय, और कोई एक और यूजर टाइप हमने रखा था, अभी जैसे जैसे कि मुझे याद नहीं है, फिर मैं क्या करता हूँ कुछ PQR यूजर टाइप दे देता हूँ। ओके हाइफन हाइफन पी ऑप्शनल आर्गुमेंट है, आप दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, फिर भी मैं इसको रन करने की इसको कोशिश करता हूँ। हमको पता है इसमें कि ये आईपी एड्रेस, यूजर आईडी तो ठीक है, यूजर टाइप हमारा एक फिक्स्ड चॉइस में से होना चाहिए था, सेट में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन मैं गलत वैल्यू पास कर रहा हूँ। नाउ विल सी दैट इट विल थ्रो एन एरर और नॉट। It is throwing an error and it is telling that argument user type invalid choice PQR, choose from admin, customer and employee. In that case, what I will do, I will choose it as a employee and now you run it। इस टाइम पे आपको उसने, देखिए मैं दोबारा से इसको रन कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन पर, इस टाइम पर आपको उसने कोई एरर थ्रो नहीं की, और देखिए किस तरीके से आपको आउटपुट दिया है। अभी आपके आर्गुमेंट सारे के सारे इस तरीके से सेव हैं, आईपी एड्रेस में आईपी एड्रेस आ गया, यूजर आईडी में यूजर आईडी आ गया, यूजर टाइप में यूजर टाइप आएगा, और पाथ यहाँ आ गया, और वर्बोस इस तरीके से आ गया। लेट्स से
पोजिशनल आर्गुमेंट तो हमेशा मैंने बताया था कि एक ही फॉर्मेट में जाते हैं। सबसे पहले आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस ही जाएगा, फिर यूजर आईडी है तो यूजर आईडी जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन ऑप्शनल आर्गुमेंट को हम किधर भी कर सकते हैं, आगे पीछे जहां भी आपको लिखना है आप उस तरीके से उनको लिख सकते हैं। तो अगर मैंने ऑप्शनल आर्गुमेंट को स्टार्टिंग में रख दिया तो हम देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से अपने इनपुट को लेता है या नहीं लेता है। तो आपने देखिए ऑप्शनल आर्गुमेंट को रखने के बाद भी यूजर आईपी एड्रेस में आईपी एड्रेस लिया है इसने, यूजर आईडी लिया है, यूजर टाइप इस तरीके से लिया है, और वही पाथ आपका यहाँ पर असाइन कर दिया, ठीक है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेम स्पेस में इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमको ऐसे एक्सेस किस तरीके से करना है, राइट। तो इसका क्या तरीका है कि argparser.py खोलें आप, और इसमें जाकर के जो आपने यहाँ पर नाम लिखे हैं, ये वेरिएबल्स के वो नाम है जहाँ पर इसके डेटा को सेव किया जा रहा है। तो आप सिंपली डॉट आईपी एड्रेस और इस तक ऐसे करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अपन देख लेते हैं एक बार, देखिए डॉट आईपी एड्रेस करके मैंने इसको एक्सेस करने की कोशिश की तो उसकी वैल्यू को उसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट पार्सर का यूज कर सकते हो। अगर कोई भी आपको हाइफन हाइफन हेल्प या हाइफन हाइफन एच लिख देता है तो नॉर्मली बिना किसी मेहनत के ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट पार्सर आपके लिए ये प्रॉपर फॉर्मेट रेडी करके दे देगा और यूजर को दिखा देगा कि आईपी एड्रेस, यूजर आईडी और ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, क्लियर बता रहा है वो। तो यूजर को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इनको आपको एज ए पोजीशन के थ्रू ही डालना है आर्गुमेंट्स को, राइट। यूजर टाइप को कह रहा है वो कि ये टाइप ऑफ द यूजर है, ये डिवाइस यूजर आईडी है, ये आईपी एड्रेस है रिमोट डिवाइस का, जो भी आपने हेल्प लिखी थी वो पूरी यहाँ पे बता रहा है वो। ओके फाइन। तो अभी ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इसको हमने कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो इस तरीके से आर्गुमेंट पार्सर से आप स्पेसिफिक कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को लेने की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? जैसा रितेश, अंजू मैम, कोई क्वेश्चन? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। फाइन है, मैं इस डॉक्यूमेंट्स को कर लेता हूँ। ओके, हमने पाइथन इंटरप्रेटर को पढ़ रखा है, हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन में नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट के बारे में पढ़ रखा है, कंट्रोल फ्लो आर्गुमेंट्स, मोर कंट्रोल फ्लो आर्गुमेंट में हमने इफ, फॉर, रेंज, ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स को हमने पढ़ रखा है। डेटा स्ट्रक्चर में हमने लास्ट टाइम लिस्ट, टपल, सीक्वेंस, सेट, डिक्शनरी, लूपिंग टेक्निक और ये सब चीजें पढ़ी थी, राइट। आई होप आप लोगों ने जो हमने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वो बनाया होगा। माई टपल्स डॉट पी वाई, माई सेट डॉट पी वाई, माई डिक्शनरी डॉट पी वाई, इस तरीके से आपने बनाया होगा। आपको दिखा दूं मैं कि पाइथन में हेल्प में अगर सेट के बारे में जानना है आपको ज़्यादा तो आप यहाँ पे सेट दबाएं, वो सेट के जितने भी एपीआई होती हैं वो सारी की सारी एपीआई आपको यहाँ पे शो कर देगा पाइथन। इसी हिसाब से आपको टपल के बारे में जानना है तो टपल आप लिखें, वो टपल की सारी एपीआई आपके लिए शो कर देगा। और डिक्शनरी के बारे में जानना है आपको, आप डिक्ट लिखें, डिक्शनरी की जितनी भी एपीआई हैं क्या बेसिक है वो भी आपको शो कर देगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे आप आर्ग पार्सर अगर लिखते हैं तो क्या वो आर्गुमेंट पार्सर को भी शो करता है? बिल्कुल शो करता है, आर्गुमेंट पार्सर के बारे में बता रहा है वो। तो उसने देखिए यहाँ पे आर्ग पार्सर के कोड के लिए भी आपको बता दिया कि कैसे आप डॉक्स में जाएं, कमांड लाइन आर्गुमेंट पार्सिंग लाइब्रेरी है ये। यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट पार्सर का आपको यूज करना है ऐड आर्गुमेंट करने के लिए। देखिए इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है तो उसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, टाइप इक्वल टू इंट, इस तरीके से लिए है ना। एन आर्क्स का क्या मतलब होता है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करना है। ऐड आर्गुमेंट इसने लिख रखा है यहाँ पर, लॉगिन करने के लिए भी है, पार्स आर्क फंक्शन का यहाँ यूज कर रखा है, और ये इस तरीके से इसने कोड इम्प्लीमेंट कर रखा है।
आर्क पार्सर लाइब्रेरी के अंदर वो आर्क पार्स लाइब्रेरी के अंदर जो आर्गुमेंट पार्सर क्लास है, इसके बारे में भी इसने बता रखा है यहाँ पर। आर्गुमेंट एरर, फाइल टाइप, एक्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लास हैं इसमें, उन सब के बारे में, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करना है इसका, ये सब के बारे में इसने बता रखा है। अपन भी आगे की क्लासों में धीरे धीरे करके इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ चॉइसेस के बारे में बता रखा है, टाइप के बारे में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में। ओके। हाँ, ये फॉर्मेटर है। अपन इसको अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे इन फॉर्मेटर्स का यूज किया जाता है और क्या ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसके कारण इन फॉर्मेटर्स के बारे में अपन को जरूरत पड़ती है। आर्गुमेंट पार्सर लाइब्रेरी के बारे में बता रखा है, ये आप यहाँ से आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है कि नहीं? तो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक था वो था मॉड्यूल्स, लेकिन अपन मॉड्यूल्स को छोड़ करके अभी पहले इनपुट आउटपुट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? इनपुट आउटपुट में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 3-4 टॉपिक ही हैं, उनको आज कंप्लीट कराऊंगा। फिर अगली क्लास में अपन फिर से आर पार्सर को देखेंगे और 3-4 टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और इनपुट आउटपुट को अपन एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो क्या है इनपुट, क्या है आउटपुट? देखो आपको बात बताता हूँ, जब कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को प्रिंट करना होता है तो उसमें एक्सप्रेशन डायनेमिक भी पॉसिबल है। किस तरीके से डायनेमिकली पॉसिबल है कि आप हो सकता है कि उसमें कांस्टेंट स्ट्रिंग कुछ लिखना चाह रहे हो और उसके बाद कुछ वेरिएबल्स को भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। इन दैट केस ऐसी जब सिचुएशन पड़ती है तो हम क्या परसेंटेज एस परसेंटेज डी करके अब तक कर रहे थे प्रिंट। किस तरीके से कर रहे थे हम, अगर हम पुरानी क्लासेस में अपने में जाते हैं, आप यहाँ फर्स्ट हेलो डॉट पी वाई को खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने परसेंटेज एस का यूज किया है, परसेंटेज डी का यूज किया है, परसेंटेज डी का यूज किया है, फिर ये सारे के सारे आर्गुमेंट दिए हैं यहाँ पे, राइट। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आर्गुमेंट आपने हेयर एंड देयर दे दिया, लाइक नेम दे दिया, सीरियल नंबर पहले दे दिया और नेम बाद में दिया, तो पहले सीरियल नंबर ही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ओके। लेकिन प्रॉपर फॉर्मेटिंग से आउटपुट आपको किस तरीके से लाते हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया है पाइथन में। तो पाइथन ये कहती है कि आप है ना फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल को यूज कर सकते हो। क्या है ये लिटरल? ये ऐसे है कि अगर आपके ईयर और इवेंट इस तरीके से आपके पास दो वेरिएबल हैं और उनसे आपको स्ट्रिंग फॉर्म करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल के लिए एफ स्टार्टिंग में लिख करके कॉलन दबा करके और आपको सारे के सारे वेरिएबल इस ब्रैकेट के अंदर, मजले ब्रैकेट के अंदर, ओपन क्लोज के अंदर आपको लिखने हैं। आपको वो फॉर्मेटेड फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, ओके। हम भी इस तरीके से एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमने मेन फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट किया। मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद इसमें हम दिस कमेंट लिखने वाले हैं, दिस फाइल इज यूज्ड फॉर आउटपुट फॉर्मेटिंग, ओके। हमने कमेंट को बंद कर दिया। नाउ वी आर टेकिंग अगेन नेम करके एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसमें हम ABC रख रहे हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ करके हमने यहाँ पे ले लिया और उसमें हम लिख रहे हैं 1990। इन दैट केस अभी हमको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट करनी है और हमने लिखा स्ट्रिंग इक्वल टू फॉर्मेट। देखिए स्ट्रिंग इक्वल टू फॉर्मेट रिजल्ट ऑफ द, है ना, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं अपन डेट ऑफ बर्थ ऑफ द नेम इज DOV, ओके। और हम इसको प्रिंट करा देते हैं str, ठीक है। और यहाँ मेन फंक्शन को कॉल करना मत भूलना। अगर आप मेन फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं होगा।
डेफिनेशन लिखने के बाद फंक्शन को कॉल करना जरूरी है, ठीक है कि नहीं। तो पाइथन फॉर्मेटेड str.py, तो देखिए ये आ गया, DOB ऑफ द ABC इज 1990। अच्छा, इसकी हमें जरूरत क्यों है? देखिए आपको एक बात बता देता हूँ कि मतलब ये कि जब एक फॉर्मेटेड टाइप की स्ट्रिंग होती है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नंबर ऑफ जो आप लिख रहे हो ना, जब ये कॉम्प्लेक्स होता है हल्का सा, तो उस केस में आपको परसेंटेज एस और परसेंटेज डी के थ्रू आर्गुमेंट पास करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस मोमेंट पे डेवलपर कोशिश करता है कि मैं सारा का सारा जो भी मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है स्ट्रिंग में, वो एक लाइन में लिखूं, और जहां जहां भी वेरिएबल की जरूरत है उसके लिए एक इस टाइप के फॉर्मेट का यूज कर सकूं। ओके, तो ये आपका फॉर्मेटेड। ओके, तो एक तो आप स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड फॉर्म में लिख सकते हो। एक और तरीका है कि आप स्ट्रिंग में डॉट फॉर्मेट एपीआई का यूज कर सकते हैं। कैसे फॉर्मेट एपीआई का यूज किया जाता है वो अपन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लेट्स से एक तो मैंने इस तरीके से स्ट्रिंग ली है, और मैं एक और स्ट्रिंग डायरेक्ट प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। प्रिंट आप इसको डॉट फॉर्मेट एपीआई यूज करिए। ये क्या कहता है डॉट फॉर्मेट एपीआई आपसे, कि ये आपको मैनुअल एफर्ट है, रिक्वायर्ड एज ए मैनुअल एफर्ट। ये क्या करता है, इसके लिए आपको सारे के सारे आर्गुमेंट्स को इस तरीके के मार्क करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको इन वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है, पहली बात तो है ना। तो हमने भी इस तरीके से मार्क कर दिया कि 0th नंबर वेरिएबल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और फर्स्ट नंबर वेरिएबल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। 0th में आपका नेम आएगा और फर्स्ट में आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ। ओके, लेट्स ट्राई टू रन इट। तो देखिए न्यू स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस, नेम के बाद 0th में नेम आ गया और यहाँ पे आपकी आ गई डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आप डॉट फॉर्मेट का यूज करके प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स में भी और भी है, पर हमको इसका जो बेसिक है वो इस तरीके से है कि एफ करके आप डायरेक्टली स्ट्रिंग इनिशिएट कर सकते हो, या फिर कोई स्ट्रिंग है आपके पास उसे डॉट फॉर्मेट एपीआई लगा करके उसे फॉर्मेटेड फॉर्म में बदल करके सही से प्रिंट करा सकते हो, ठीक है कि नहीं। दोनों फॉर्मेट हमने देख लिए यहाँ पर। अब देखिए एक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन और एसटीआर, ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। दोनों टाइप के फंक्शन ही स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं। हमने देखा भी है एसटीआर का टाइप कास्ट करके, हमने बहुत बार किया भी है। तो अगर आपको कहीं पे टाइप कास्टिंग करनी है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, इसको इसने एसटीआर में टाइप कास्ट किया, ऑब्वियसली पहले से एसटीआर था। अगर ये नहीं भी होता तो एसटीआर में टाइप कास्ट करने पे वो उस तरीके से इसको दिखाता। और अगर उसे रिप्रेजेंट किया इसने, रिप्रेजेंट एपीआई का यूज किया है इसने, तो भी उसने इसको इस तरीके से फॉर्म कर दिया है। देखिए 1/7 ये एक इंटीजर है। जब इसने इसको एसटीआर में पास किया तो इसने इसको एसटीआर के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी एपीआईज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको पाइथन ने दे रखी हैं। तो देखिए लेट्स से एक टेबल है, इस टेबल में इस तरीके से डेटा अवेलेबल है, ओके। और आपको यहाँ पर इसे प्रिंट कराना है एक एक करके डेटा टाइम्स अवेलेबल डेटा को, है ना। तो आप यहाँ पर फॉर्मेट का मैंने बताया था आपको कि आपको एक कॉलन जो मजला ब्रैकेट है ये ओपन करना पड़ेगा, है ना। और मजले ब्रैकेट के बाद कॉलन के बाद अगर आप एक नंबर देते हो, इट मींस कि ये इतने स्पेसेस जगह को नेम के लिए असाइन कर देगा। अगर आपके नेम में 4 कैरेक्टर हैं या 5 कैरेक्टर हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम 10 कैरेक्टर की ये वैल्यू पहले से ही, स्पेस पहले से ही असाइन कर देगा। उसके बाद ये इस तरीके का बनाएगा, देन फिर फोन नंबर लिखने की कोशिश करेगा, और 10 डिजिट का फोन नंबर का स्पेस भी ये पहले से ही असाइन
कर देगा। इसका एक बहुत अच्छा नीचे एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपके लिए कि लेट से हमको इस तरीके से नंबर स्क्वायर और क्यूब प्रिंट कराने थे, ठीक है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 1 to 11 चल रहे हो तो 1 to 10 नंबर तक ये रेंज प्रिंट कराएगा। 10 तक जाने के लिए कितनी नंबर ऑफ डिजिट मैक्सिमम हो सकती हैं, 2 डिजिट हो सकती है मैक्सिमम। तो इसने कहा कि जो पहला आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट को आप प्रिंट कराएं और मैक्सिमम 2 डिजिट तक की जगह आप लेकर के चलें। तो देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ये पहली डिजिट के लिए जगह स्पेस छोड़ दी, ठीक है कि नहीं। और 10 में आकर के वो स्पेस इसने ऑटोमेटिकली फिल हो गई। फिर इसने बोला कि जहाँ पे स्क्वायर हो रहा है वो 10 100 के फॉर्मेट में होगा, तो ऑब्वियसली हमको 3 डिजिट की जरूरत है। तो इसने 3D लिख दी। 3D का मतलब पहला जो आर्गुमेंट है उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट की स्पेस होनी चाहिए। तो आप देखें वो 3 डिजिट के फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो दूसरा आर्गुमेंट है उसमें 4 डिजिट होनी चाहिए, तो वो 4 डिजिट के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। अपन भी इस तरीके से एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके, रेंज फंक्शन हम सब लोगों ने पढ़ा ही है। और ये देखें यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, प्रिंट। और यहाँ पे पहला आर्गुमेंट मैंने दिया, पहले आर्गुमेंट में मैंने बताया इसको 2 डिजिट के फॉर्मेट में जाना है आपको। ओके, एंड स्पेस के बाद फिर दूसरा आर्गुमेंट है और दूसरे आर्गुमेंट को मैंने लिखा 3 डिजिट के फॉर्मेट में जाना है। इसके बाद मेरा दूसरा आर्गुमेंट है, तीसरा आर्गुमेंट है, और तीसरे आर्गुमेंट को मैंने लिखा 4 डिजिट के फॉर्मेट में जाना है। इसको मैंने बंद किया और डॉट फॉर्मेट एपीआई का यूज किया और मैंने यहाँ पे लिखा पहले एक्स, एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू एक्स इंटू x. Okay, now we are going to run it. Now if you will see the same format is here. 4 डिजिट तक की स्पेस आप देखेंगे इस वन में भी इसने 4 डिजिट की स्पेस पहले ही ले ली, और एक स्पेस जो हमने इसमें छोड़ी थी वो स्पेस यहाँ पर है। ऐसे यहाँ देखेंगे तो 1 2 3, 3 डिजिट की पहली में तो इसने एक लिख रखा है, अगली ये स्पेस, फिर अगली ये स्पेस, 3 डिजिट इसने खुद ने ले ली और एक हमने वहां पे टेस्टिंग में दी थी प्रिंट करने के टाइम पे, वो है। यहाँ पे एक तो इसने लिख रखा है और एक डिजिट खुद यहाँ पे ले ली इस तरीके से। ओके, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेट से हमको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसको फॉर्मेट में लिखना है, हमने 5 भी कर दिया, 5 डिजिट कर देंगे हम, तो देखें आउटपुट कैसा आता है। तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्पेस बढ़ गया एक्स्ट्रा। ये पहले कैसा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दो तीन और फिर आपका I don't we write it here first so that we make it very clear. ये देखें आपने पहले में 5 डिजिट का स्पेस दे दिया तो ऑटोमेटिकली उसने इसको 5 डिजिट के लिए फॉर्मेट कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो कॉलन का यूज किया किस लिए किया जाता है, जब आपको फॉर्मेटिंग नंबर ऑफ स्पेसेस के या तो डिजिट के या कैरेक्टर के नंबर, अगर वो डिजिट नहीं है जैसे लेट से वो नंबर नहीं है तो आप क्या कैरेक्टर को भी कर सकते हो। कैरेक्टर को किस तरीके से आपको करना है यहाँ पर आपको बताया इसने कि सिंपल कैरेक्टर को लिखने के बाद आप कॉलन और फिर एक जितना भी स्पेस आपको चाहिए वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो देखिए इसने ये 10 कैरेक्टर्स के लिए जगह बना दी, फिर उसके बाद इसने इस तरीके का साइन बनाया और फिर ये 10 डिजिट के लिए इसने जगह बना दी, ठीक है कि नहीं। ये इसकी फॉर्मेटिंग होती है इस तरीके से। एनिमल्स करके अगर कुछ है तो इसने देखिए यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग थी तो ये मजला ब्रैकेट ओपन किया, बंद किया और इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया। इस तरीके से आप वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। देखिए ये 2 3 फॉर्मेटिंग टाइप और होते हैं। अगर लेट से आपको किसी वेरिएबल को आस्की
क्लास में। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? रितेश, दिशा, अंजू मैम, नो सर। कोई क्वेश्चन? ओके, देखिए जो चीजें हैं ना, जैसे जो हमने आर्क पार्सर आज पढ़ा है, ये बिल्कुल नया है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के समझ में बहुत कुछ नहीं आया होगा, लेकिन जब हमने रन किया होगा तो उसका आपको एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, राइट? कि जब कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो तो उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट के रूप में आपको लिखना चाहिए, है ना? तो आपको अब ये डेली रूटीन में लाना है कि जब कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट हो और उसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट आपके लिए दे रहा है कोई, तो उस कमांड लाइन आर्गुमेंट को हैंडल करने के लिए आपको ऐसे ही लाइब्रेरीज का यूज करना है जो पहले से प्री डिफाइंड है और सारा का सारा काम खुद कर रही हैं, और वो हम अपनी स्क्रिप्ट में यूज करके उसे इम्प्लीमेंट करके चीजों को अच्छे तरीके से शो करा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? आप हर दिन हल्की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपके डेली रूटीन में हर प्रोग्राम में दिखने लग जाएंगे। ओके, that much for the class. Thank you. थैंक यू सर। Bye everyone. Yeah. Bye.